मरकजी यूनिवर्सिटियों को दिए गए ग्रांट को लेकर तनाजा शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर एतराज जताते हुए यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने में हुकूमत पर इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम लगाया। ओवैसी के मुताबिक जामिया मिलिया इस्लामिया के बजट में इजाफा नहीं किया गया, पिछले साल के मुकाबले बजट में कमी की गई। उन्होंने कहा कि 2014 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बजट 669 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2021-22 में 1300 करोड़ कर दिया गया। जबकि जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अक़लियती तबके के बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे कम ग्रेजुएट हैं, इसलिए इन यूनिवर्सिटियों के बजट में इजाफा किया जाना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक इन यूनिवर्सिटियों के बजट को कम से कम बजट ग्रांट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बराबर किया जाना चाहिए था। ओवैसी ने कहा कि यह सीधा इम्तियाजी सुलूक है। देखिए, धर्म का आईना नहीं बल्कि सच्चाई की जब बात होती है तो उसको तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया जाता है। पार्लियामेंट में केरला के एक सांसद ने एक सवाल पूछा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग के बारे में, जिसमें मोदी सरकार ने खुद अपने जवाब में इस बात का इतराफ़ किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को 15% उनकी फंडिंग में कमी कर दी गई है और वहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को वो फंडिंग में कमी नहीं की गई है। मगर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जो 669 करोड़ 2014 में मिलते थे, उसको 2020-21 में बढ़ाकर 1303 करोड़ कर दिया गया। इसलिए एतराज है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज हैं, इनको प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 के तहत। और दूसरी बात यह है कि खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत में 100 ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें 3 मुसलमान होते हैं। तो आप बजाय जामिया मिलिया को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज है, इनको फंडिंग को आप कमी नहीं करनी चाहिए थी। इसका जो फंड बढ़े मैं इसका स्वागत करता हूं और देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जेएनयू का आप खत्म करेगा। जेएनयू का व्यू, जेएनयू का स्टूडेंट, जेएनयू का टीचर्स सरकार का खिलाफ है, इसलिए सरकार जेएनयू को खत्म करना चाहते हैं। अलीगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान बच्चा जाते हैं, माइनॉरिटी कैरेक्टर है, जामिया माइनॉरिटी, नाम में तो माइनॉरिटी है, इसीलिए जामिया, अलीगढ़, जेएनयू ये सारे प्रतिष्ठान को, सारे यूनिवर्सिटी को सरकार खत्म करना चाहते हैं, सरकार मजबूर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हम ये भी चाहता हो बनारस का और फंड दे, लेकिन जेएनयू, एएमयू और जामिया को खत्म मत करो, इनका भी सशक्तिकरण करो। सरकार की तरफ से जो आदादो शुमार दिए गए हैं उसका बड़ा सच ये है कि सबसे कम इजाफा जेएनयू के फंड में हुआ है। दूसरे नंबर पर जामिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फंड में 100% का इजाफा पिछले 7 सालों में हुआ है, जबकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के फंड में, ग्रांट में 250% का इजाफा पिछले 7 सालों में, यानी साल 2014 से साल 2021-22 तक हुआ है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हालात हाजिरा और सियासी बेदारी इस उन्वान के तहत बेंगलुरु में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सदाए इत्तेहाद तंजीम के तहत हुए इस इजलास में मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मौलाना मकसूद इमरान रशादी और दीगर अहम उलमाए कराम ने हिस्सा लिया। मौजूदा हालात में मुसलमानों की सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उलमाए कराम के रहनुमाई में समाजी और सियासी मैदान में मुसलमान कैसे आगे बढ़ें, इंतखाबात के मौके पर मुसलमान अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा कैसे करें, वोट की अहमियत के सिलसिले में कैसे बेदारी पैदा की जाए, असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी कैसे बढ़ाई जाए, इस तरह कई उमूर पर इजलास में राय मशवरे पेश किए गए। उलमाए कराम के अलावा दानिश्वरों और मस्जिद कमेटी के नुमाइंदों ने भी इजलास में हिस्सा लिया। कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप तैयार किया है, प्ले स्टोर में भी मिलता है और इसी तरह जो एप्पल फ़ोन है उसके ऐप स्टोर में भी मिलता है। तो आप वहाँ से उस वोटर हेल्पलाइन के ऐप को डाउनलोड करें, हर एक अपने नाम को चेक करें, अपने घर वालों के नाम को चेक करें, अगर नहीं है तो उसी के अंदर आप आराम से अपना नाम दाखिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉलोअप करने के लिए हमारे यहाँ हर मोहल्ले के कुछ नौजवान ज़रा खड़े हों, ज़रा साथ दें, तो इंशाअल्लाह पहले हमारी ताकत बनेगी। हम कभी किसी पार्टी की तरफ न तो हमारा रुझान है, न हम किसी पार्टी की तरफ तवज्जो देंगे कि हाँ ये हमारी पार्टी है या वो हमारी पार्टी है।
हम तो वो पार्टी के हैं जो अच्छा काम करें। हमें बाहम मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है और ऐसे इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है जो मुल्क के मफाद में हो, सियासत के मफाद में हो, मिल्लत के मफाद में हो। और हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी आबादी जो है और हिंदुस्तानी नागरिक जो है इनके मफाद में हो। कि उलमा की एक जमात खालिस ऐसी होनी चाहिए जो सियासी उमूर ही पर काम करने वाली हो। सियासी उमूर को गौर करना, हालात को देखना, मसाइल को समझना, मिल्लत की ज़रूरियात को समझना, और जो हालात मुख्तलिफ और नामुवाफिक पेश आते हैं इस सिलसिले में तदबीरें करके किस तरह उनको हल करना चाहिए, कानून के दायरे के अंदर हम किस तरह ये सब काम कर सकते हैं। उलमा को एक तरह से कमज़ोर करके रख दिए हैं, इसलिए उलमा को पहले आगे लाएंगे इंशाअल्लाह। उसके पीछे जो है कौम को उनकी ज़हन बनाने के लिए जो उनके पास जो तजुर्बे है उलमा के वो इस्तेमाल होंगे इंशाअल्लाह। उसकी तरफ एक नताइज के ऊपर पहुँचेंगे। मौजूदा हालात में इस्लाम के पयामे अमन और इंसाफ को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए, औलिया अल्लाह और सूफिया इकराम की तालीमात से नौजवान नस्ल को रोशनास किया जाए। बेंगलुरु में हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट और बज़्म तुराबिया के तहत मुनक़िदा नातिया और मनक़बती मुशायरे में इन ख्यालात का इजहार किया गया। खानकाह तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबदीन, हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के सदर अल्लाह बख्श आमरी की सरपरस्ती में यह इजलास मुनक़िद हुआ। दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह शरफुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़िदा इस तकरीब में बेंगलुरु, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के शोरा ने नातिया और मनक़बती कलाम पेश किया। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के नुमाइंदों ने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से इदारे की सरगर्मियां ठप हुई थी, लेकिन अब दोबारा शुरू हुई है। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के जरिए बेंगलुरु के तमाम मसाजिद का सर्वे किया गया है। मस्जिदों के जरिए हर इलाके में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की कोशिशों को आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट और बज़्म तुराबिया की जानिब से जलसा मुनक़िद हुआ, जिसके सदर साहब हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के अल्लाह बख्श साहब हैं, अल्लाह बख्श आमिरी साहब हैं। और ये जलसा मुनक़िद करने का मेन मकसद जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है और जो सूफियों की जो अक़वाल हैं उसे आम करना है। आप जानते हैं हाल ही में हमारे मुल्क के अंदर जो है बहुत सारे इंतशार पैदा हुए हैं। मसले जो भी पैदा करते हैं इसके ताल्लुक से जाकर समझाया जाए, बताया जाए, एज बदखीर लोगों को जो है उनको बताकर कुछ अच्छा काम करें। हम लोग जो है मस्जिदों का सर्वे करके 1000 से ज़्यादा मस्जिदों तक हम लोग पहुँच कर हैं। वहाँ पर पहुँचकर तमाम मस्जिदों के ज़िम्मेदारान से हम लोगों ने राबिता क़ायम करके हैं और उनका डिटेल्स भी हम लोग लेकर एक रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं। और इस स्टैटिस्टिक्स के तहत हम लोग सुन्नियत के लिए काम करेंगे, अमन के लिए काम करेंगे। बेंगलुरु के कोने कोने में हर मस्जिद से और इदारे के अध्ययन को इस इदारे में माशाल्लाह बहुत खूब काम कर रहा है, बहुत सबको लेकर चल रहा है। आसाम से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने एनआरसी को लेकर हुकूमत पर तनकीद की है। अब्दुल खालिक ने मरकजी हुकूमत और हुकूमत आसाम पर संगीन इल्जामात लगाए। अब्दुल खालिक ने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि आसाम में एनआरसी मुकम्मल हो। आसाम में हुई एनआरसी का चैप्टर अभी तक बंद नहीं हुआ है। अब जो फाइनल एनआरसी हुई थी उसको कहा जा रहा है कि ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है, एनआरसी है। इस पूरे मामले को लेकर संसद में सवाल भी उठा। हमारे साथ मौजूद हैं सवाल उठाने वाले सांसद अब्दुल खालिक साहब। आपने सवाल पूछा था, क्या जवाब आया और कितने मुतमईन हैं? देखिए, ये जो सरकार केंद्र का हो या राज्य का हो, जो भाजपा के सरकार, ये लोग मुंह में एनआरसी के बात बोलते हैं लेकिन एनआरसी नहीं चाहते हैं। जब तक इनका अपना मकसद फुलफिल नहीं होता है तब तक ये लोग नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी जो फाइनल लिस्ट निकले हैं सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग में, इसमें इनका जो उद्देश्य, इनका जो मकसद वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फाइनल लिस्ट कहा था, इसने सरकार ने इसको अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट कहा रहा है। अगर ये जो फाइनल लिस्ट में जितना लोगों का नाम ड्रॉप हुआ, वो अपील प्रोसेस शुरू करना चाहिए, तो वो अपील प्रोसेस भी शुरू नहीं किया। कभी बोलते हैं कोविड के लिए नहीं हुआ, कभी बोलते हैं प्लाट के लिए नहीं हुआ। सरकार एनआरसी लेकर ये सीरियस नहीं है। उनका जब तक राजनीतिक जो उनका जो सियासी उद्देश्य है, जब तक ये पूरा नहीं होता है, ये सरकार एनआरसी नहीं चाहते। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल